आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 01 भगोड़ा पहली नजर में। अरे क्या कोई जेल से भाग गया? भगवान, ये सच है क्या? सच कह रहे हो? जल्दी इंस्टाग्राम या एक्स चेक करो, हर जगह इसका वायरल वीडियो चल रहा है। पुलिस 5 लाख रुपए का इनाम दे रही है उसके लिए। इंस्टाग्राम एक बहुत ही लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप बैन हो चुकी थी। हर छोटा बड़ा व्यक्ति उससे चिपका हुआ था। लोगों ने अपने फ़ोन निकाले, ब्रेकिंग न्यूज देखी और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आया। दिल्ली की तिहाड़ जेल, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधी बंद होते हैं, वहां से एक कातिल भाग गया था। पूरा क्षेत्र में तनाव था, सब बर्बाद हो गया। तभी एक पुलिस गाड़ी की सीधी सायरन ने सबका ध्यान खींच लिया। एक पुलिस जीप रास्ते के कोने पर रुकी। गाड़ी से उतरी एक सुंदर सी पुलिस ऑफिसर, चमकते चेहरे और सख्त पुलिस वर्दी में, जैसी किसी फिल्म की हीरोइन। उसका नाम था मीरा वर्मा, मुंबई पुलिस स्टेशन की स्टार अधिकारी। अरे ये तो वही है ना, मीरा वर्मा। मैं तो इसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ। हाँ, वही है। मस्त रीलें डालती है ये। सबके बीच खड़ी मीरा वर्मा के हाथ में था एक इनाम वाला पोस्टर। अंकल आंटी, भाइयों बहनों, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर मीरा वर्मा, मुंबई पुलिस से। कल रात तिहाड़ जेल से एक अपराधी भाग गया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है। ये रहा इनाम पोस्टर। जो भी इंसान सही सुराग देगा, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का इनाम इस्तेमाल करें मिलेगा। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वाह, 5 लाख रुपए, पर सुराग तो मेरे पास नहीं है। चलो देखते हैं आसपास कोई अजीब आदमी तो नहीं है। कुछ ही देर में भीड़ छंट गई। मीरा ने नोटिस बोर्ड पर पोस्टर चिपका दिया और वापस पुलिस जीप की तरफ बढ़ने लगी। तभी 1 मिनट ऑफिसर मीरा, पीछे से किसी ने पुकारा। मीरा ने पलट के देखा, एक जवान लड़का था, भीगा हुआ, जैसी नदी से अभी भी निकला गया हो। हाँ, क्या बात है, मैं आदित्य वर्मा हूँ, और मुझे लगता है मेरे पास एक महत्वपूर्ण सुराग है। आदित्य वर्मा एक आम कॉलेज छात्र था, पर अब आम नहीं रह रहा, क्योंकि जब से उसने पानी में डूबने के बाद होश संभाला था, उसके दिमाग में एक्टिवेट हो गया था गॉड लेवल टिप सिस्टम। क्या सिस्टम जरूरी है? आदित्य को आसपास की चीजों पर कभी का सिंबल दिखाई देता, और जब भी वो यूएसपी क्लिक करता, सिस्टम उसे एक पैसा लेकर बहुमूल्य जानकारी देता। जब उसने पोस्टर पे देखा, उसका मन झूम उठा। पोस्टर क्लिक किया और सिस्टम ने पूछा, 200 रुपये भरो और अपराधी की लोकेशन तुरंत जान लो। ये हुई ना बात। आदित्य ने तुरंत 200 रुपये पे किया। डिंग डोंग, भुगतान सफल। अपराधी विक्रम यादव, उम्र 39 साल, अभी पालमपुर, भोपाल टाउन के ग्रुप 4 में छुपा है। मेकअप कर रहा है। उसके साथी ने एक सफ़ेद वैन के साथ उसे वहां पिक किया था। वैन अभी नंबर 7 के पास झाड़ियों में छुपी है। आदित्य ने तुरंत मीरा से कहा, ऑफिसर मीरा, मुझे असली लोकेशन पता है। मीरा पहले तो हैरान हुई, सच में? देखो, झूठ बोले तो गिरफ्तारी हो सकती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। पालमपुर के सीसीटीवी चेक कर लो, एक सुरक्षित पुरानी वैन दिखाएगी। मीरा ने स्टेशन से निगरानी मंगवाई और सच में वैन देखी। चलो जल्दी चलो मेरे साथ। मीरा ने आदित्य का हाथ पकड़ा और जीप में घुसा दिया। 1 घंटे के अंदर पूरा पालमपुर घेरा बंद कर दिया गया, और फिर एक आदमी छुपा हुआ मेकअप के साथ पकड़ा गया। 2 और साथी भी हाथ लगे। सारे देश में जो केस वायरल था, उसका अंत हो चुका था। एक मोटे सी पीठ वाले अधिकारी आए, एसीपी संजय रेड्डी। मीरा, ये वही लड़का है? हाँ सर, इसी ने सुराग दिया। अच्छा काम बेटा। संजय रेड्डी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। तेरे जैसे लोग देश का गर्व है। आदित्य, वो इनाम के बारे में? संजय रेड्डी जोर से हंसा। टेंशन मत ले, 5 लाख रुपए तेरे अकाउंट में डाल जाएंगे। पुलिस स्टेशन में आदित्य ने बयान दिया, पहचान की पुष्टि कराई। जब बाहर निकला, उसके खाते में 5 लाख रुपए आ चुके थे। आदित्य वर्मा की जिंदगी में पहली बार 5 लाख रुपए एक साथ आए थे। इनाम मिल चुका था एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने में मदद करने के लिए। सबसे पहला काम, पुलिस स्टेशन के सभी कांस्टेबलों को दूध की चाय पिलाई गई। अधिकारी मीरा वर्मा का व्हाट्सएप नंबर भी मिल गया।
और हाँ, जिस बंदे से 200 रुपये उधार लिया था उसका भी उधार चुकाया गया। अब सिस्टम का हर डिंग क्लिक करने के लिए पैसे की चिंता नहीं, आदित्य ने सोचा। उस घटना से पहले आदित्य ने एक बच्चे को नदी में डूबते देखा था। उसे बचाने गया और खुद बेहोश हो गया। जब होश आया, जिंदगी बदल चुकी थी। अभी तक कपड़े गैलेदर बेचैनी हो रही थी, तो आदित्य एक ब्रांडेड मेंस वियर स्टोर गया, 1200 रुपये खर्च करके नए कपड़े लिए और फ्रेश हो गया। ऑटो या बस? ना भाई ना, अब तो मैं डायरेक्ट टैक्सी लूँगा। लेकिन जैसे ही स्टोर से बाहर निकला, एक बड़े आदमी के सिर के ऊपर एक बड़ा लाल चमक रहा था। लो, सिस्टम ने फिर से कुछ नया दिया है, आदित्य सोच के विस्मयादिबोधक चिन्ह पे क्लिक कर दिया। क्या बड़े आदमी का पीछा करो, कुछ कमाल होने वाला है। आदित्य ने बिना सोचे समझे उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बुढ़ा एक छोटी गली के कोने में लॉटरी की दुकान में घुस गया और वहीं पे आदित्य की आंखों के सामने एक और चमका, इस बार एक स्क्रैच कार्ड पे। आदित्य ने तुरंत क्लिक किया। क्यूआर कोड आ गया। सिस्टम तो हर बात पर पैसा मांगता है, आदित्य हंसकर बोले। फिर भी 200 रुपये स्कैन करके भुगतान कर दिया। डिंग डोंग, क्या स्क्रैच कार्ड में बड़ा इनाम छुपा है? मिस मत करो। आदित्य का दिल धड़क गया। लॉटरी स्टेशन छोटी सी थी, पर काफी भीड़ थी। काउंटर पर एक आदमी चिल्ला रहा था, अरे 50 रुपये जीता हूँ, दीदी एक और देना। तभी आदित्य ने देखा कि वह आदमी वही स्क्रैच कार्ड लेने वाला है जिसने सिस्टम को प्रॉम्प्ट दिया था। आदित्य बिजली की गति से आगे बढ़ा और स्क्रैच कार्ड छीन लिया। दीदी ये वाला दो, और हाँ, फोन से 50 रुपये पे करता हूँ। वो आदमी गुस्से में था, भाई इतनी जल्दी किस बात की है? लॉटरी भाग नहीं जाती। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया जिसका हिसाब होता है वो मिलके ही रहता है, और जिसका नहीं उसे लॉटरी भी दिखती है। आदमी ने दूसरा कार्ड उठाया, स्क्रैच किया, कुछ नहीं निकला। चलो मैं ही सही था, आदित्य ने मन ही मन सोचा। अब हमने अपना स्क्रैच कार्ड उठाया, सुपर प्रीमियम प्रकार। अगर नंबर मैच हो गया तो 10 लाख रुपए तक जीत मिल सकती थी। टॉप नंबर था 56। आदित्य ने पहली पंक्ति स्क्रैच की, 18, 26, 25, 19, 05, कोई मुकाबला नहीं। दूसरी और तीसरी पंक्ति भी खाली हो गई, लेकिन चौथी पंक्ति के एक नंबर ने गेम पलट दिया। 56, हाँ मैच हो गया। एक आदमी चिल्लाया, भाई अब नीचे का अमाउंट भी स्क्रैच करो। आदित्य ने सिक्का उठाया, धीरे धीरे स्क्रैच किया, 0.1, 0, 0, 0, 0, 0, 6 0, 10 लाख रुपए। अरे भाई ये तो सच में लखपति बन गया। पूरा लॉटरी शॉप पागल हो गया। लोग झूठने लगे स्क्रैच कार्ड के डिस्प्ले पर। वो आदमी जिसे आदित्य ने कार्ड छीना था, आंखों में आंसू के लिए बोल रहा था, वही कार्ड मैं लेने वाला था। आदित्य ने स्क्रैच टिकट उठाया और सीधा वेलफेयर लॉटरी सेंटर गया, क्योंकि दुकान के मालिक का इनाम 10 लाख रुपए नहीं दे सकता था। पीछे से लोग बोल रहे थे, ये बंदा तो सच में लकी निकला। उसने कहा था ना, कुत्ते के मल पर पैर रखा था सुबह। क्या वह भाग्यशाली होता है? मुझे भी मिल जाए कभी। केंद्र पे सत्यापन के बाद टैक्स कटेगा ये तो पता था। 2 लाख रुपए सरकार का, 8 लाख रुपए सीधे बैंक में। कुल शेष हुआ 8 लाख रुपए। स्क्रैच कार्ड जोड़ 5 लाख रुपए, इनाम इक्वल्स 13 लाख रुपए। आदित्य वर्मा अब आधिकारिक तौर पर करोड़पति बन चुका था। ये सिस्टम तो कमाल का है। आदित्य अब आसपास हर कोने, हर वस्तु को हाँ के लिए देख रहा था, लेकिन सिस्टम चुप था। जब वो थककर वापस जाने लगा, एक फार्मेसी के अंदर एक चमकता हुआ प्रश्न चिन्ह दिखा। ये क्या नया खेल है? आदित्य वर्मा फार्मेसी में चला गया और दवा कैबिनेट पर प्रश्न चिन्ह देखा। आदित्य वर्मा ने इसे सीधे क्लिक किया। एक क्यूआर कोड फिर से पॉपअप हुआ। हाँ, मुझे फिर से भुगतान करना होगा। आदित्य वर्मा ने संकोच नहीं किया। वैसे भी उसे अब 200 रुपये की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सीधे भुगतान किया। डिंग डोंग, ये जीवन रक्षक गोलियों का एक डिब्बा है जो एक बूढ़े व्यक्ति की जान बचा सकता है। मेजबान कार्य प्राप्त कर सकता है और एक निश्चित स्थान पर जा सकता है। आपको एक अप्रत्याशित आश्चर्य मिलेगा। क्या आप कार्य प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। तत्काल आत्मविश्वास सामने आया और आदित्य वर्मा को जो उम्मीद नहीं थी वह ये था कि यह वास्तव में एक कार्य था। इस गोली से जान बचाने का एक कार्य। कृपया ये गोली तुरंत खरीदें और 10 मिनट में एमजी रोड और कनॉट स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंच जाएं।
एमजी रोड, क्या वह स्कूल नहीं है? 10 मिनट, मैं चलता हूँ। आदित्य वर्मा अचानक थोड़ा असहज हो गया। ये जगह स्कूल से अभी भी 3-4 किलोमीटर दूर है और अब ये शहर के बीचों बीच है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और काम के बाद लगभग भीड़भाड़ वाला समय है। क्या आप 10 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं? जल्दी करो, मुझे इनमें से एक दे दो। तुरंत असर करने वाली, दिल की सुरक्षा करने वाली गोलियां। आदित्य वर्मा ने तुरंत दवा की दुकान के कर्मचारियों से कहा, जल्दी से पैसे दिए और दवा की दुकान से बाहर निकल गया। सड़क पर नजर डाली तो वह पहले से ही जाम थी। बहुत देर हो चुकी है। आदित्य वर्मा ने देखा कि उसके बगल में एक साझा साइकिल खड़ी थी और उसने जल्दी से उसका ताला खोला और तेजी से साइकिल चलाने लगा। दौड़ते हुए वह 2 लाल बत्तियों को भी पार कर गया और लगभग एक पेड़ से टकरा गया। लेकिन लोगों को बचाने के लिए आदित्य वर्मा को इतनी परवाह नहीं थी। आदित्य वर्मा को डर था कि अगर वह 1 मिनट भी देर से पहुंचा तो सामने वाला सीधे मर जाएगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट केवल 10 मिनट का था। आखिरकार आदित्य वर्मा एक साझा बाइक को एक बेकाबू मोटरसाइकिल की गति से चलाते हुए 9 मिनट में एमजी रोड और कनॉट स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंच गए। एक नज़र में आदित्य वर्मा ने फुटपाथ पर पड़े एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लगातार छटपटा रहा था। बचाओ! बूढ़ा व्यक्ति अभी भी मदद के लिए पुकार रहा था, मानो उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जल्दी करो और याओ एर्लिंग को पीट दो, जल्दी करो और मदद करो, ये ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, है ना? आसपास के लोग बातें कर रहे थे लेकिन कोई ऊपर नहीं गया। शायद हाल के वर्षों में बुजुर्गों द्वारा लोगों को ब्लैकमेल करने की कई घटनाएं हुई हैं और ये लोग इस स्थिति के प्रति थोड़े उदासीन थे, बस देख रहे थे। बिना एक शब्द कहे आदित्य वर्मा साझा बाइक छोड़कर दौड़े। अरे भाई, ब्लैकमेलिंग से सावधान रहना। लोगों को बचाना जरूरी है और मुझे ब्लैकमेलिंग मंजूर है, आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। आदित्य वर्मा उस बुजुर्ग के पास रुक गए जो दर्द से अपनी छाती पकड़े हुए थे और शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। आदित्य वर्मा ने जल्दी से अपनी जेब से तुरंत असर करने वाली दिल की गोलियां निकाली जो उन्होंने अभी अभी खरीदी थीं। 10 गोलियां निकाली और बुजुर्ग को खिला दीं। इसके बाद बुजुर्ग का दर्द थोड़ा कम हुआ। आउच आउच! कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। बुजुर्ग को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेज दिया गया। चूंकि बुजुर्ग के परिवार का कोई सदस्य नहीं था, इसलिए आदित्य वर्मा भी अस्पताल गए और इलाज का खर्च भी उठाया। 1 घंटे बाद वार्ड में बुजुर्ग जाग गए थे और उन्हें पता था कि सामने वाले युवक ने ही उन्हें बचाया था। छोटे भाई, अगर आपकी तुरंत असर करने वाली दिल की गोलियां न होती तो शायद मैं मर जाता, बुजुर्ग ने कृतज्ञतापूर्वक आदित्य वर्मा से कहा। यह वाकई आश्चर्यजनक है। अगर यह 1 या 2 मिनट बाद होता तो परिणाम अविश्वसनीय होते। छोटे भाई, तुम सचमुच अपने साथ ये त्वरित प्रभावी हृदय रक्षक गोली रखते हो। यहाँ तक कि उसके बगल में बैठा डॉक्टर भी चकित था। हाँ, मैंने इसे अपने रिश्तेदार के लिए खरीदा था और संयोग से मुझे यह मिल गया। ये सचमुच एक संयोग है, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। डिंग डोंग! मेजबान को बधाई, आपने मिशन पूरा कर लिया है और मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में एक विला प्राप्त कर लिया है। मेरे दिमाग में सिस्टम का संकेत फिर से गूंज उठा। मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में एक विला। सिस्टम 666 मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड मुंबई का सबसे प्रसिद्ध विला क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले लोग या तो अमीर हैं या कुलीन। इसमें किसी भी विला की कीमत करोड़ों में है। अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने एक मिशन के लिए करोड़ों का विला दे दिया। जैसे ही आदित्य वर्मा उत्साहित हुए, वार्ड के बाहर से 2 आकृतियां दौड़ती हुई आईं। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? पिताजी, आपने मुझे बहुत डरा दिया। ये एक जोड़ा है जो 40 साल के लग रहे हैं। पुरुष ने सूट पहना हुआ है और उसका स्वभाव किसी वरिष्ठ व्यक्ति जैसा है। महिला ने चोंगसम और मिंक कोट पहना हुआ है और वो किसी कुलीन महिला जैसी लग रही है। पिताजी, आप अकेले क्यों गए थे? हम बहुत डर गए थे। यानरान ने सुना कि आप गिर गए हैं और बहुत घबरा गई। वो आ रही है। झेंगनान, शुया, आप यहाँ हैं। मैं ठीक हूँ, इस छोटे भाई की बदौलत। उसने उस बूढ़े की जान बचाई। बूढ़े ने कहा, आओ छोटे भाई, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय करा दूँ। ये मेरा बेटा लिन झेंगनान है और मेरी बहू शुया। बूढ़े आदमी ने आदित्य वर्मा का फिर से परिचय कराया। क्या, लिन झेंगनान, आप लिंग ग्रुप के बॉस हैं? लिन झेंगनान,
बगल में बैठे डॉक्टर ने अपने सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम सुनकर चौंक गए। लिंग ग्रुप के बॉस का नाम लिन जेंगनान है। कहा जाता है कि उनकी संपत्ति करोड़ों में है और वे मुंबई में एक जानी मानी हस्ती हैं। जिस लिंग ग्रुप को वे नियंत्रित करते हैं वह बहुत शक्तिशाली है और उसने मुंबई में कई परियोजनाओं में खासकर रियल एस्टेट में निवेश किया है। डॉक्टर लिन जेंगनान से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, लेकिन वे लिन जेंगनान नाम से अच्छी तरह वाकिफ थे। लिन जेंगनान ने थोड़ा सिर हिलाया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने सामने खड़े युवक की तरफ देखा। मेरे सामने वाला युवक शांत और ज्यादा हैरान नहीं लग रहा था। और हालांकि इस युवक ने ये नए कपड़े पहने हैं, लेकिन ये किसी मशहूर ब्रांड के नहीं हैं और उसका स्वभाव भी साधारण है। वह एक साधारण छात्र लगता है। चूंकि यह साधारण है, इसलिए बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य वर्मा, लिन जेंगनान। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे छोटे भाई, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। बूढ़ा व्यक्ति अब अच्छे मूड में था और उसने आदित्य वर्मा से फिर पूछा। मेरा नाम आदित्य वर्मा है, आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। शुया, लेकिन इस समय लिन जेंगनान ने अपनी पत्नी को फिर से बुलाया और महिला को देखा। लिन जेंगनान की आंखों में नज़र देखकर महिला तुरंत समझ गई और अपने हैंडबैग से नकदी के कई मोटे ढेर निकाले, जो सभी $100 के नोट थे। भाई आदित्य वर्मा, आपने मेरे पिता को बचा लिया। हम बहुत आभारी हैं। ये रहे 50,000 रुपये। ले लो। लिन जेंगनान ने सीधे नकदी के ढेर लिए और उन्हें आदित्य वर्मा को सौंप दिया। हाउ की कीमत 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये को देखकर आदित्य वर्मा ने उसे नहीं उठाया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या, बहुत कम? ये दृश्य देखकर लिन जेंगनान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में कहा, अगर यह बहुत कम है तो मैं आपको बाद में एक और 100,000 दे दूं। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो वह मुस्कुराया और हल्के से कहा, मैंने उस बूढ़े को बचाया, पैसों के लिए नहीं। वो किस लिए? लिन जेंगनान ने पूछा, एक पल के लिए अचानक ज्ञानोदय हुआ। उफ, मैं समझ गया। छोटे भाई, क्या तुम अभी भी पढ़ रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है? नए छात्र। आदित्य वर्मा ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन फिर भी जवाब दिया। अचानक मैंने लिन जेंगनान को फिर से कहते सुना, चलो ऐसा करते हैं, स्नातक होने के बाद सीधे हमारी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें 2 लाख रुपये सालाना वेतन वाली नौकरी दूंगा। जहां तक तुम्हारी योग्यता की बात है, ये सब तुम्हारी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। कैसा रहेगा? लिन जेंगनान ने सोचा कि चूंकि आदित्य वर्मा को पैसे नहीं चाहिए, इसलिए उसे कुछ और चाहिए होगा। 200,000 रुपये सालाना वेतन वाली नौकरी आदित्य वर्मा के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए और वह इसे दोबारा मना नहीं करेगा। हालांकि आदित्य वर्मा फिर मुस्कुराया, लेकिन पलटकर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे बूढ़े व्यक्ति से बोला, बुजुर्ग, चूंकि तुम्हारे घर वाले यहाँ हैं, इसलिए मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर आदित्य वर्मा मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। अरे छोटे भाई, जब बूढ़े व्यक्ति ने यह दृश्य देखा तो वह गुस्से से भर गया। जेंगनान, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इसी समय आदित्य वर्मा, जो अभी अभी दरवाजे तक गया था, वापस आया, सीधे लिन जेंगनान के पास आया और फिर लिन जेंगनान के हाथ में नोटों का एक बंडल ले लिया। जब लिन जेंगनान ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान अचानक फिर से जम गई। आदित्य वर्मा ने देर से 13 नोट गिने और फिर गंभीरता से कहा, मैंने उस बूढ़े आदमी के अस्पताल में रहने का खर्चा दिया है। ये रसीद है, कुल 1,319 रुपये हैं। 19 रुपये भूल जाओ। ये कहकर आदित्य वर्मा बिना पीछे देखे चले गए। लिन जेंगनान और बाकी लोग एक दूसरे को देखते रह गए। जेंगनान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूँ। ये छोटा भाई इतना दयालु था कि मुझे बचा लिया। तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे सचमुच गुस्सा दिलाती हो। अस्पताल के बिस्तर पर जब बूढ़े व्यक्ति ने आदित्य वर्मा को बिना पीछे देखे जाते हुए देखा तो उसने तुरंत लिन जेंगनान को घूरा और चिल्लाया। यहाँ तक कि उसकी सांस भी थोड़ी धीमी चल रही थी, मानो उसे फिर से दिल का दौरा पड़ गया हो। बूढ़े आदमी, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। डॉक्टर थोड़े चिंतित थे। पिताजी, गुस्सा मत होइए, शुया ने जल्दी से कहा। यही मेरी जीवन रक्षक है और तुमने तो उसे घृणा से भर दिया और भगा दिया। बूढ़ा आदमी सचमुच थोड़ा गुस्से में था। वह जिंदगी भर ईमानदार रहा था और उसने लिंग ग्रुप की स्थापना की थी। चाहे वह कैसा भी इंसान हो या कुछ भी करता हो,
वह बस अपराध बोध से मुक्त होना चाहता था। लेकिन इस पल उसे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। लिन झेंगनान ने जोर से सांस छोड़ी और फिर धीरे से कहा, पिताजी, यह मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गलती करूंगी। कृपया शांत हो जाए। आदित्य वर्मा गर्व से वार्ड से बाहर चले गए। रीढ़ की हड्डी क्या है? ये ईमानदारी है। चाहे वह 150,000 रुपये की नौकरी हो या 200,000 रुपये के वार्षिक वेतन वाली नौकरी, आदित्य वर्मा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है कि एक दिन पहले आदित्य वर्मा इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते, लेकिन अब वे इसे शांतिपूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। रिमाइंडर प्रणाली के आगमन से आदित्य वर्मा की मानसिकता में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। टकराना, आउच। जब आदित्य वर्मा अस्पताल के इनपेशेंट विभाग के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी एक महिला तेजी से अंदर आई। उसने गाड़ी रोकी नहीं और सीधे आदित्य वर्मा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी छाती पर चोट लग गई और वह लगभग अपना पहला चुंबन खो बैठी। आदित्य वर्मा का शरीर 2 कदम पीछे खिसक गया और महिला ने भी थोड़ा भ्रमित होने का नाटक किया। यह एक युवा महिला है, लगभग उसी उम्र की, बहुत फैशनेबल कपड़े पहने, सुनहरे बाल, लंबा फिगर, छोटी स्कर्ट और नाविक मोजे पहने हुए। उसकी उपस्थिति अद्भुत है, कम से कम 90 से ऊपर। ओह, वह जमीन पर गिर गई थी। आदित्य वर्मा ने अपनी छाती रगड़ी और सोचने लगा कि वह इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है। इससे पहले कि आदित्य वर्मा कुछ कह पाते, तुम सड़क पर बिना देखे क्यों चल रहे हो? महिला ने भी अपनी छाती रगड़ी और आदित्य वर्मा को घूरने लगी। क्या मैं सड़क पर बिना देखे चल रहा हूँ? आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अवाक रह गया। जाहिर है, यह कोई चोर था जो चिल्ला रहा था, चोर को पकड़ो। मैं जवाब देने ही वाला था। मेरे सामने बैठी महिला जल्दी से उठी और रोगी विभाग की ओर भागी। कोई बात नहीं। खूबसूरत औरत होने की खातिर आदित्य वर्मा को कोई परवाह नहीं थी। ये लड़की अस्पताल में इतनी तेज दौड़ी। क्या हो सकता है कि परिवार में किसी को डकार आने वाली हो? आदित्य वर्मा सीधे अस्पताल से बाहर चले गए। फिर हमने टैक्सी ली और मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड की ओर चल पड़े। इस प्रणाली ने एक विला को पुरस्कृत किया और आदित्य वर्मा सीधे इसकी जांच करने जा रहे थे। मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड मुंबई के पूर्वी जिले में प्रसिद्ध अरावली पर्वत की तलहटी में स्थित है। ये पहाड़ और पानी के बीच बना है। इसके सामने एक प्राकृतिक झील है जहां मनमोहक दृश्य और ताज़ी हवा का आनंद लिया जा सकता है। विला क्षेत्र में केवल 33 विला हैं, लेकिन प्रत्येक की कीमत कम से कम करोड़ों में है और यहां तक कि सबसे महंगा विला नंबर 1 भी करोड़ों में है। जब आदित्य वर्मा विला क्षेत्र के दरवाजे पर आए तो वह कार से उतरे ही थे और दरवाजे के अंदर जाने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। बेटे, तुम किसे ढूंढ रहे हो? यह एक निजी विला क्षेत्र है। सुरक्षा गार्ड, जो एक मजबूत आदमी था, ने गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से पूछा। आज जोताई का दरवाजा है। वह भी अपने संपर्कों के चलते यहाँ आया और सुरक्षा गार्ड बन गया। हालांकि वह सुरक्षा गार्ड है, यह मुंबई का नंबर 1 कोर्टयार्ड है। यहाँ रहने वाले सभी लोग बड़े बड़े लोग हैं। या तो वे अमीर हैं या कुलीन। अगर कोई बड़ा आदमी उसे पसंद करता है तो वह मशहूर हो जाएगा। इसलिए प्रदीप कुमार हमेशा एक चौकीदार के रूप में कड़ी मेहनत करते रहे हैं। जब उन्होंने एक युवक को देखा जो एक छात्र जैसा दिखता था, उसने साधारण कपड़े पहने थे और दूसरी पीढ़ी के अमीर व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पूछा। पूछने के बाद मुझे लगा कि मेरे सामने वाला युवक किसी को ढूंढ रहा है। मैं अपने विला में वापस जाऊंगा, आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। क्या आपका विला? क्या मैंने सही सुना? आपने कहा था कि मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में आपका एक विला है। ये सुनकर मुझे सचमुच हंसी आ गई। क्या सिर्फ आप ही हैं? क्या आप यहाँ एक विला ले सकते हैं? इस बार प्रदीप कुमार ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वे हंस पड़े। आदित्य वर्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या ये दूसरों को नीचा दिखाना है? चूंकि आपने कहा कि आप यहाँ के मालिक हैं, तो आपका नाम क्या है? विला का नंबर क्या है? प्रदीप कुमार ने आदित्य वर्मा से पुनः पूछा। मेरा नाम आदित्य वर्मा है। जहाँ तक विला नंबर की बात है, मुझे नहीं पता, आदित्य वर्मा ने गंभीरता से कहा। उन्हें विला नंबर ही नहीं पता था। सिस्टम सिर्फ इतना बता रहा था कि उन्हें विला तोहफे में मिला है, उसका नंबर नहीं, और उनके पास एक्सेस कार्ड या चाबी भी नहीं थी। हाँ आदित्य वर्मा, मैं यहाँ 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ।
हमारे यहाँ आदित्य वर्मा नाम का कोई मालिक कभी रहा ही नहीं, और तुम्हें तो अपना विला भी नहीं पता। जाओ, जब तक मैं तुम्हारी रखवाली कर रहा हूँ चुपके से अंदर आने की सोचना भी मत। प्रदीप कुमार फिर हंसे और आदित्य वर्मा से ठंडे स्वर में कहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। आदित्य वर्मा को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, लेकिन इसी समय एक गश्ती कार वहां आ गिरी। क्या हुआ? प्रदीप कुमार। गश्ती गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का सूट पहने आदमी उतरा। उसके हाथ में वॉकी टॉकी थी और छाती पर काम का बैज लगा हुआ था। जाहिर है वह उसी जगह का रहने वाला था। मैनेजर सॉन्ग। ये लड़का चुपके से अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह हमारे घर का मालिक है। उसे विला नंबर भी नहीं पता था। ये कैसे संभव हो सकता है? जब प्रदीप कुमार ने इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो उन्होंने तुरंत कहा कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उनका प्रॉपर्टी मैनेजर सोंग योंगजुन है। मालिक? सोंग योंगजुन ने भौहें सिकुड़ी और आदित्य वर्मा की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल अचानक धड़क गया। अभी अभी उसे कंपनी से अंदरूनी जानकारी मिली थी कि विला नंबर 13, जो पहले खाली और वीरान था, का मालिक बदल गया है। बहरहाल आपका नाम क्या है? सोंग योंगजुन ने संकोच से पूछा। उन्होंने कहा कि उनका नाम आदित्य वर्मा है। मैनेजर सॉन्ग, हमारे यहाँ आदित्य वर्मा नाम का कोई मालिक नहीं है। आदित्य वर्मा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके बगल में बैठे प्रदीप कुमार ने पहले ही कह दिया था। ली आदित्य वर्मा। सोंग योंगजुन को ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका चेहरा अचानक बदल गया, उसके निचले अंग नर्म हो गए और उसका शरीर कांपने लगा। अरे, उन्हें अभी जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि विला नंबर 13 के मालिक का नाम आदित्य वर्मा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना युवा था। हालांकि यह नाम था, फिर भी सोंग योंगजुन को इसकी पुष्टि करनी थी। चूंकि कंपनी की खबर जारी हो चुकी थी, इसका मतलब था कि सिस्टम की जानकारी भी बदल दी गई थी और इंटेलिजेंट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इसे पहचान सकता था। नमस्ते श्री ली, हमारा एक्सेस कंट्रोल बुद्धिमान है और उंगलियों के निशान और चेहरे को पहचान सकता है। आपको अभी भी सत्यापन की आवश्यकता है। सोंग योंगजुन की अभिव्यक्ति भी सम्मानजनक हो गई और उन्होंने आदित्य वर्मा से कहा, मैं कोशिश करूंगा। आदित्य वर्मा को यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ गए। डिंग, नमस्ते विला नंबर 13 के मालिक, घर में आपका स्वागत है। बुद्धिमान अभिगम नियंत्रण का ध्वनि संकेत तुरंत सुनाई दिया। इस समय प्रदीप कुमार के पैर नर्म पड़ गए। हे भगवान, ये सच है। अरे प्रदीप कुमार, क्या तुम अंधे हो? ये हमारे विला नंबर 13 के मालिक हैं। सोंग योंगजुन का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने बूढ़े प्रदीप कुमार को कोसा, लेकिन जब उसने मुड़कर आदित्य वर्मा को देखा तो वह फिर से सम्मानजनक हो गया और उसने तुरंत आदित्य वर्मा से माफी मांगी। नमस्ते श्री ली, मुझे खेद है, ये व्यक्ति यहाँ नया है और आपको नहीं जानता। आदित्य वर्मा मुस्कुराए। यहाँ नए हो? क्या तुम 2 साल से यहाँ नहीं आए? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर सोंग योंगजुन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और प्रदीप कुमार मरना चाहता था। आदित्य वर्मा विला क्षेत्र में गए और प्रॉपर्टी मैनेजर सोंग योंगजुन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अंदर ले गए। रास्ते में उन्होंने आदित्य वर्मा को विला क्षेत्र में मौजूद कुछ सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में भी बताया। मुंबई के प्रमुख विला क्षेत्र होने के नाते इस विला क्षेत्र में सहायक सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। जिम, सार्वजनिक रेस्तरां, सुपरमार्केट आदि सब कुछ उपलब्ध है। जहां तक प्रदीप कुमार का सवाल है, आदित्य वर्मा ने इस छोटे सुरक्षा गार्ड की परवाह नहीं की। जल्द ही आदित्य वर्मा को सोंग योंगजुन झील के किनारे एक विला में ले आया। विला नंबर 13, ये 700 वर्ग मीटर से भी ज्यादा बड़े क्षेत्रफल वाला 2 मंजिला विला है। इसमें एक स्वतंत्र गैराज, स्विमिंग पूल, निजी सिनेमाघर वगैरह हैं। इसमें 8 कमरे हैं, जिन्हें बेहद आलीशान ढंग से सजाया गया है। सब कुछ पूरा है और आप सीधे इसमें जा सकते हैं। आदित्य वर्मा अकेले ही विला में घूमता रहा। विला से परिचित होने के बाद वह विला के आंगन में आया और आह भरी। आज से मेरा अपना घर होगा। ये सोचकर कि वह पहले कहाँ रहते थे, आदित्य वर्मा को निराशा हुई। आदित्य वर्मा एक अनाथ है जिसका कोई परिवार नहीं है और उसे अपने माता पिता के बारे में भी कुछ नहीं पता। वह एक अनाथालय में पला बड़ा और अनाथालय के पुराने निदेशक ने उसका पालन पोषण किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या पुराने निदेशक कुशल मंगल हैं? क्या अनाथालय के भाई बहन कुशल मंगल हैं? आदित्य वर्मा ने किसी दिन वापस जाकर अनाथालय के लिए कुछ पैसे लाने का फैसला किया। अब उसके पास पैसे हैं और वह और अनाथ बच्चों की मदद कर सकता है।
आज रात आदित्य वर्मा यहीं रुकने वाला है। आज शनिवार है और वह अकेले ही स्कूल के छात्रावास में जाएगा। बाकी 3 रूममेट, जिनमें से 2 स्थानीय हैं, घर चले जाएंगे और एक रूममेट जो किसी दूसरी जगह से आया है, शायद किसी होटल में रुकेगा। और अभी भी देर हो चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं। आदित्य वर्मा विला से बाहर निकले और सार्वजनिक रेस्तरां में भोजन करने की तैयारी करने लगे। लेकिन जब आदित्य वर्मा विला के गेट से बाहर निकले, भनभनाना एक स्पोर्ट्स कार सीधे आदित्य वर्मा के पास से गुजरी। लाल रंग की पोर्श 911 कार थी। आदित्य वर्मा ने नज़र घुमाई तो पोर्श पर एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। यहाँ तक कि उसके बगल से गुजरने वाली कार का एक झलक देखकर भी आदित्य वर्मा बेहद हैरान रह गए। आदित्य वर्मा ने आंखें चौड़ी करके कार की खूबसूरती को देखा। उसने हैरानी से आवाज़ भी निकाली, लेकिन मन ही मन हैरान था। एक विस्मयादिबोधक चिन्ह है। आदित्य वर्मा मुस्कुराए और बुदबुदाए, हाँ, इस पोर्श में खूबसूरत लड़की के सिर पर एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ये साफ तौर पर सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ये फिर से आ रहा है। लगता है ये हसीना इस विला एरिया की मालकिन भी है। सोच रहा हूँ ये किस विला एरिया से है। आदित्य वर्मा की नज़र पोर्श पर पड़ी और फिर उन्होंने देखा कि पोर्श रुक गई और बगल वाले विला के दरवाजे पर पार्किंग में खड़ी हो गई। दोनों विला एक दूसरे के बगल में हैं, केवल 20 से 30 मीटर की दूरी पर। मैंने काले सूट और स्कर्ट में एक महिला को पोर्श से उतरते देखा। वह लंबी और स्टाइलिश थी और उसके शरीर के कर्व्स भी एकदम सही थे। वह महिला 20 वर्ष की लग रही थी, मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी। उसका अंदाज रानी जैसा था तथा स्वभाव ठंडा और सुरुचिपूर्ण था। अरे, एक देवी! आदित्य वर्मा उस महिला का रूप देखकर चौंक गए। अगर उन्हें अंक देने होते तो उनके सामने वाली महिला को लगभग 95 अंक मिलने चाहिए थे। महिला अपना छोटा सा बैग लेकर गाड़ी से उतरी, लेकिन उसने भी गौर किया कि आदित्य वर्मा उसे घूर रहा था। उसने हल्के से आदित्य वर्मा की तरफ देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उनके रूप रंग को देखकर ऐसा लगता है कि वे यहाँ की दूसरी पीढ़ी की अमीर और आधिकारिक दूसरी पीढ़ी की तरह नहीं हैं। और नेहा कपूर ने इस समुदाय में मूल रूप से अमीर दूसरी पीढ़ी और आधिकारिक दूसरी पीढ़ी को देखा है। सप्ताह के दिनों में वे लोग अक्सर इस विला क्षेत्र में स्पोर्ट्स कार चलाते हैं और कई लोग तो उनके पास व्हाट्सएप मांगने और बातचीत करने भी आते हैं। अगले ही पल नेहा कपूर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने देखा कि वह लड़का सचमुच उनकी ओर चला आ रहा है। क्या वह यहाँ बातचीत करने आया है? हाँ, सोचो मत, मैं तुम्हें व्हाट्सएप नहीं दूंगी, नेहा कपूर ने मन ही मन कहा। आदित्य वर्मा सीधे उनके पास आए, बातचीत करने या कुछ और करने के लिए नहीं, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और वह नेहा कपूर के सिर पर लगे विस्मयादिबोधक चिन्ह को छू भी नहीं सके। यह विस्मयादिबोधक चिन्ह दूसरों के लिए अदृश्य है, केवल आदित्य वर्मा ही इसे देख सकते हैं और वे इसे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा है, इसे केवल 10 मीटर के भीतर ही क्लिक किया जा सकता है। आदित्य वर्मा के सामने एक QR कोड पॉप अप हुआ। सिस्टम पैसे इकट्ठा करना चाहता है। आदित्य वर्मा ने तुरंत 200 रुपये का भुगतान किया और तुरंत ही सिस्टम से उन्हें एक त्वरित संदेश प्राप्त हुआ। यह एक खूबसूरत CEO है जो बाहर से तो ठंडी है, लेकिन अंदर से बहुत गर्म है। अगर आप यहां से गुजरें तो इसे देखना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। ये प्रॉम्प्ट क्या है? बहुत खूबसूरत CEO। क्या मुझे ये कहना चाहिए? इसे मिस मत करना। बस इतना ही। क्या आप मुझे कुछ खास बता सकते हैं? आदित्य वर्मा ने तुरंत नीचे की ओर वाले तीर पर पुनः क्लिक किया, क्योंकि सिस्टम द्वारा दिया गया त्वरित संदेश मूलतः बेकार था। अचानक एक भुगतान QR कोड फिर से सामने आ गया। 200-400 हो गए। ठीक है, मुझे अधिक भुगतान करना होगा। ये प्रणाली वास्तव में चालाक है, आदित्य वर्मा ने शिकायत की, लेकिन फिर भी कोड स्कैन कर 400 रुपये का भुगतान कर दिया। अचानक फिर से और अधिक त्वरित संदेश आने लगे। नेहा कपूर, उम्र 28, धनु, माप 92-60-88, अपने पति के लिए भाग्यशाली चेहरा, यजु ग्रुप की अध्यक्ष। आज रात एक आपदा होगी। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए पर क्लिक करें। जी, क्या तुम भविष्य बता सकते हो? कोई अनर्थ होगा, कोई भयंकर अनर्थ। आदित्य वर्मा हैरान थे। वह नहीं चाहते थे कि इस खूबसूरत महिला के साथ कोई भयानक हादसा हो। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने पुनः तीर पर क्लिक किया। लड़की नहाते समय गलती से गिरकर कोमा में चली जाएगी। यह एक अच्छा मौका होगा। यह आप पर निर्भर है, मेजबान। लानत है ये टिप।
आदित्य वर्मा सचमुच पूछना चाहते थे, क्या आप सिस्टम को लेकर गंभीर हैं? हम अच्छे लोग हैं। अब जब आप इस तरह की बात के बारे में जानते हैं तो आप ऐसा नहीं होने दे सकते। तो आदित्य वर्मा सीधे अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला के पास आया। सुंदर तुम। जैसे ही आदित्य वर्मा ने बोलना शुरू किया, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। माफ कीजिए, मैं व्हाट्सएप नहीं जोड़ता। नेहा कपूर को लगा कि आदित्य वर्मा किसी ऐसे व्यक्ति से व्हाट्सएप पर चैट कर रहा है जो उसे चाहता है। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। इससे उन्हें अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस हुआ। खैर सुंदरी, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर जोड़ने के लिए यहाँ नहीं हूँ। आदित्य वर्मा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सका। नेहा कपूर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते? लेकिन मैंने अपने सामने वाले आदमी को फिर से कहते सुना, दरअसल मैं यहाँ आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए हूँ। नेहा कपूर, सुंदर, तुम्हें नहाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, आदित्य वर्मा ने बहुत गंभीरता से कहा। लेकिन जैसे ही आदित्य वर्मा ने ये शब्द कहे, नेहा कपूर के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। बिगड़ल, गुंडा, मानो या ना मानो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। नहाते समय सावधान रहें। मेरे सामने वाले आदमी ने तो ये बात साफ साफ कह दी। क्या वो खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था? धिक्कार है, कितना अनुचित। नेहा कपूर गुस्से से फटने वाली थी। वह सामने खड़े लड़के को ऐसे घूर रही थी जैसे वह किसी को मार डालना चाहती हो। नेहा कपूर सचमुच बहुत गुस्से में थीं। उनके सामने वाले लड़के ने उन्हें नहाते समय सावधानी बरतने को कहा था। साफ जाहिर था कि वो उनके खिलाफ कुछ बुरा करने की साजिश रच रहा था। दिन के उजाले में दूसरा पक्ष उसके विला के दरवाजे पर खुलेआम उसे परेशान कर रहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम अंदर कैसे आए, फिर भी मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कोई भी गलत इरादा न रखो। मेरे विला के चारों तरफ निगरानी कैमरे लगे हैं। अगर तुमने अंदर आने की हिम्मत की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। इसके अलावा यहाँ हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी आसान नहीं है। नेहा कपूर को लगा कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। मैं नहीं हूँ, आदित्य वर्मा समझाने वाले थे। हालांकि नेहा कपूर पहले ही तेजी से दरवाजे के अंदर चली गई थी और फिर टकराना एक कर्कश ध्वनि गूंजी और दरवाजा सीधे बंद हो गया। आदित्य वर्मा वहीं भावशून्य खड़े रहे। बिगड़ल, गुंडा, क्या संबंध है? मुझे पुलिस क्यों बुलानी पड़ रही है? मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता था कि स्नान करते समय सावधानी बरतें और गिरे नहीं। रहने भी दो, आदित्य वर्मा ने ज्यादा सोचे बिना ही आह भरी। उसने उसे पहले ही याद दिला दिया था। जहां तक दूसरे पक्ष द्वारा उसकी दयालुता स्वीकार न करने की बात है तो वह कुछ नहीं कर सकता था। डिंग डोंग, मेजबान दूसरों की मदद करने में खुश है, कृपया याद दिलाते हुए मेजबान को एक शीर्ष ग्रेड बॉडी टैंपरिंग गोली के साथ पुरस्कृत करता है। इस समय अचानक सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, जिसे सुनकर आदित्य वर्मा आश्चर्यचकित हो गए। अप्रत्याशित रूप से वह दूसरे पक्ष को याद दिलाने मात्र से ही सिस्टम का पुरस्कार प्राप्त कर सकता था, जो कि बहुत अच्छा था। उसके सामने एक गोल गोली हवा में तैर रही थी और फिर आदित्य वर्मा ने उसे सीधे पकड़ लिया। उच्च श्रेणी की शरीर क्षमता बढ़ाने वाली गोली। आदित्य वर्मा ने अपने हाथ में रखी गोली को देखा, जो गोल और पारदर्शी थी और उसमें से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जिसे देखकर वह चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि यह उन परीक्षा उपन्यासों में वर्णित गोली की तरह है। बहुत सारे उपन्यास पढ़ने के कारण आदित्य वर्मा को नाम सुनकर ही पता चल गया कि इस गोली का उपयोग किस लिए किया जाता है। आदित्य वर्मा अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका और गोली को सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। इसे पानी के साथ लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, गोली मुंह में ही पिघल जाती है। तब आदित्य वर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई स्वच्छ झरना उनके शरीर में बह रहा है, उनके शरीर को पोषण दे रहा है और फिर उनकी रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर उनकी हड्डियों में प्रवेश कर रहा है। थोड़ी देर बाद आदित्य वर्मा को लगा कि उसका शरीर फिर से गर्म हो रहा है। मुझे पेशाब आने जैसा महसूस हुआ। इसके बाद आदित्य वर्मा के शरीर की सतह पर स्थित छिद्रों से काली अशुद्धियां बाहर निकल आईं। अधिक से अधिक बाद में आदित्य वर्मा के शरीर की सतह पर कीचड़ की मोटी परत जैसी लिपटी हुई प्रतीत हुई, यहाँ तक कि उसके द्वारा खरीदे गए नए कपड़े भी उसमें चिपक गए। एक तीखी गंध आई। बकवास, ये बदबूदार है। आदित्य वर्मा भी खुद पर हुए इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए और फिर बिना कुछ कहे विला में भाग गए। एक हल्के कदम के साथ आदित्य वर्मा वास्तव में गेट से विला तक 5 या 6 मीटर दूर कूद गया, मानो वह तैरकर अंदर आ गया हो, एक अबाबील की तरह हल्का। आधे घंटे बाद
आदित्य वर्मा नहाकर बिना कपड़ों के नंगा होकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। आदित्य वर्मा खुद को पहचान ही नहीं पाया। हे भगवान, क्या यह अभी भी मैं हूँ? इस समय आदित्य वर्मा की त्वचा पहले से कई गुना गोरी है, उनका फिगर और भी ज्यादा सुडौल है और उनकी मांसपेशियां बेहद कसी हुई हैं। जिम में वो कोई बड़े आदमी तो नहीं है, लेकिन वो लोगों को ताकत का एहसास दिलाते हैं। इस समय आदित्य वर्मा तरोताजा हैं और उनका शरीर शक्ति से भरा हुआ है, मानो उनके रेन और डू मेरिडियन खुल गए हों। बढ़िया, ये सचमुच बढ़िया है। ये है शरीर को शांत करने वाली शीर्ष श्रेणी की गोली का प्रभाव। वास्तव में शरीर को तृप्ति। आदित्य वर्मा के पूरे शरीर में जबरदस्त बदलाव आया है। न सिर्फ उनका रूप कुछ बेहतर हुआ है, बल्कि उनका छोटा भाई भी एक साइज बड़ा हो गया है। ये बहुत शक्तिशाली लगता है। आदित्य वर्मा को नहीं पता कि उनकी विशिष्ट ताकत क्या है, लेकिन दरवाजे पर खड़े छोटे सुरक्षा गार्ड की तरह उनमें से 100 मिलकर भी संभवतः उनके वर्तमान प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। ताकत से भरपूर होने के अलावा आदित्य वर्मा को लगता है कि उनकी नज़र में पूरी दुनिया थोड़ी अलग और स्पष्ट है। आदित्य वर्मा की नज़र भी बेहतर हो गई है। एक नज़र में वह 1000 मीटर दूर झील के उस पार चल रहे लोगों को भी देख सकते हैं। आदित्य वर्मा की सुनने की शक्ति और भी तीव्र हो गई और वह विला के कोने में रेंगती चींटियों के कदमों की आवाज़ भी सुन सकते थे। इंतजार आदित्य वर्मा ने बगल वाले विला से आती आवाज़ को ध्यान से सुना। छप छप पानी की आवाज़ आदित्य वर्मा के कानों में पड़ी। क्या ये पड़ोस वाली लड़की नहा रही है? काम से घर आते ही नेहा कपूर सबसे पहले नहाती थीं। अगर वह नहाती तो उन्हें बेचैनी महसूस होती, उनकी सारी परेशानियां और दुर्भाग्य धुल जाते। नहाने से पहले नेहा कपूर ने यह भी जांच की कि क्या दरवाज़ा बंद है और खिड़कियां बंद हैं, ताकि वह लड़का उनके साथ कुछ गलत करने की फिराक में न रहे। नतीजतन नेहा कपूर ने कमरे में स्थित पूरे बाथरूम को कसकर बंद कर दिया और उसे हवादार करना भूल गईं। 20 मिनट से ज़्यादा नहाने के बाद नेहा कपूर को अचानक चक्कर आने लगा। वह नहाना छोड़कर नहाने का तौलिया लेने जाने को तैयार हो गईं। हालांकि जैसे ही उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका पैर अचानक फिसल गया। आदित्य वर्मा ने अपने कपड़े पहने और अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। मैं रात का खाना खाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। अचानक मुझे बगल वाले विला से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हे भगवान, मैंने उससे याद दिलाया, लेकिन वह फिर भी गिर गया। आदित्य वर्मा अवाक थे, लेकिन वे सिस्टम की शक्ति पर आश्चर्यचकित थे जिसने इतनी सटीक याद दिलाए। आदित्य वर्मा थोड़ा सा भौंचक के रह गए। महिला के गिरने के बाद सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही थी, कोई हलचल नहीं। ये स्पष्टतः कोमा की लय है। बात नहीं, आदित्य वर्मा को ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं थी, लोगों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आदित्य वर्मा विला से बाहर निकला और पल भर में बगल वाले विला के दरवाजे पर आ गया। एक हल्की छलांग, आदित्य वर्मा ने आसानी से विला की दीवार पार कर ली। अंदर का दरवाजा भी बंद था और दूसरी मंजिल से पानी की आवाज़ आ रही थी। आदित्य वर्मा फिर से कूद गया और सीधे दूसरी मंजिल पर बालकनी में कूद गया। यहाँ तक कि बालकनी का दरवाजा भी बंद था। आदित्य वर्मा, क्या यह इतना गंभीर है? ये किसके लिए है? इसे खोला नहीं जा सकता। स्थिति अत्यावश्यक है, इसलिए टकराना। आदित्य वर्मा ने सीधे दरवाजे पर मुक्का मारा और अंदर का स्टील का दरवाजा आदित्य वर्मा के मुंह से विकृत हो गया। टकराना, फिर एक और मुक्का, दरवाजे का फ्रेम गिर गया। काका आदित्य वर्मा ने फिर जोर से धक्का दिया और दरवाजा गिर गया। उसने अपने नंगे हाथों से दरवाज़ा हटा दिया। अगले ही पल आदित्य वर्मा फिर से बाथरूम के बाहर आ गए और बाथरूम में पानी की आवाज़ जारी रही। सुंदर, क्या तुम ठीक हो? आदित्य वर्मा ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से चिल्लाया। क्या हुआ? अगर वह बेहोश नहीं हुई, उसे फिर से गलत समझा जाएगा। आदित्य वर्मा को किसी ने जवाब नहीं दिया। आदित्य वर्मा को यकीन था कि दूसरा पक्ष सचमुच बेहोश हो गया था। आदित्य वर्मा ने बड़ी आसानी से बाथरूम का दरवाज़ा बलपूर्वक खोल दिया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने ऐसा दृश्य देखा कि उनका खून खौल उठा। बाथरूम के फर्श पर एक चिकनी देवी लेटी हुई थी और उसकी वसंत दृश्यावली एक नज़र में दिखाई दे रही थी। ये बहुत मोहक है। ये वह अवसर है जो सिस्टम ने कहा है, अपने आप को वह करने दो जो तुम करना चाहते हो। अगर मैं इसे देखूं तो मुझे क्या करना चाहिए? आदित्य वर्मा तुरंत शांत हो गए। दूसरों के खतरे का फायदा उठाना एक खलनायक का व्यवहार है और ऐसा नहीं करना चाहिए।
हालांकि आदित्य वर्मा खुद को अच्छा इंसान नहीं मानते, लेकिन वह बुरे इंसान भी नहीं हैं। आदित्य वर्मा ने सीधे एक स्नान तौलिया लिया और नेहा कपूर के चेहरे पर लपेट दिया, जिससे वसंत की धूप ढक गई। फिर आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को आसानी से उठा लिया। बॉडी टेम्परिंग की गोलियां लेने के बाद आदित्य वर्मा काफी हृष्ट-पुष्ट हो गए थे। इसके अलावा नेहा कपूर का वजन शुरू से ही ज्यादा नहीं था, 100 पाउंड से भी कम। सुगंधित क्योंकि उसने अभी अभी स्नान किया था और किंग नेहा के शरीर से एक प्रकार की खुशबू आ रही थी। आदित्य वर्मा ने उसे पकड़ते समय बहुत सुगंधित महसूस किया और यह वह खुशबू थी जिसने लोगों को कल्पना करने पर मजबूर कर दिया। सौभाग्य से आदित्य वर्मा का दिल बहुत मजबूत है और उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत दृढ़ है। खैर सुंदरी, ये स्थिति बहुत गंभीर है। मेरा वास्तव में तुम्हारा फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था, आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से कहा, भले ही उन्होंने सुना हो या नहीं, क्योंकि वह बेहोश थीं। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को सीधे बिस्तर पर लिटा दिया, उसे रजाई उड़ा दी, ताजी हवा आने के लिए खिड़की खोल दी और फिर नेहा कपूर के कमरे को देखने लगे। नेहा कपूर का कमरा वास्तव में गुलाबी, लड़कियों की शैली में सजाया गया है। आदित्य वर्मा थोड़े हैरान हुए, क्योंकि पहली नज़र में तो इस लड़की ने सूट और छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और वो एक दबंग महिला सीईओ लग रही थी। उसे परिपक्व रास्ता अपनाना चाहिए था। बिस्तर पर लेटी उस खूबसूरत औरत को देखकर आदित्य वर्मा वहां से जाने को तैयार नहीं था। वह अंदर घुस आया और दरवाज़ा भी तोड़ दिया। उसे खुद को समझाना चाहिए था। मुझे यकीन है कि यह खूबसूरत औरत उसे समझ सकती है। नेहा कपूर की हालत गंभीर नहीं थी, वह बस ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई थी और उसे कोई चोट नहीं आई थी। कुछ ही मिनटों में वह बेहोश होकर होश में आ गई। नेहा कपूर अभी भी थोड़ी उलझन में थी और फिर अचानक उठकर बैठ गईं। हालांकि अगले ही पल उसने अपने बिस्तर के पास एक आदमी को खड़ा देखा। अरे तुम कौन हो? नेहा कपूर के मुंह से अचानक एक तीखी चीख निकली। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की तरफ इशारा करते हुए डर के मारे कहा, यह उसका कमरा है, यहाँ आदमी क्यों है? इसके अलावा वह वास्तव में बिस्तर पर लेटी हुई थी। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है? नेहा कपूर ने बहुत ही भयानक बातें सोचीं। इसके तुरंत बाद उसने रजाई खोली और अपने शरीर पर नजर डाली। जाहिर है उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। अरे तुमने मेरे साथ क्या किया? एक और चीख निकली और भी अधिक डेसिबल की। आदित्य वर्मा अवाक रह गए और गहरी आवाज में बोले, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। तुम अपना शरीर जांच सकती हो। मेरे कपड़ों का क्या होगा? नेहा कपूर ने फिर पूछा। मैंने नहीं उतारा, तुमने खुद उतारा है। तुम पहले नहा रही थीं। आदित्य वर्मा ने पुनः याद दिलाया। इस समय नेहा कपूर को अचानक याद आया, हाँ, ऐसा लग रहा था कि वह पहले नहा रही थीं और फिर ऐसा लग रहा था कि वह गिर गई हैं। तुम नहाते समय गिर गए थे और मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, आदित्य वर्मा ने फिर गंभीरता से कहा। नेहा कपूर की बातें सुनकर नेहा कपूर के माथे पर बल पड़ गए और उन्हें शक हुआ, क्या सच में ऐसा है? लेकिन अगले ही पल नेहा कपूर को अचानक कुछ याद आ गया और उन्होंने आदित्य वर्मा से ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गिर गया हूँ? तुम अंदर कैसे आए? तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? आपको पता होना चाहिए कि यह उसके विला में है और उसने शॉवर लेने से पहले विला का दरवाजा और यहाँ तक कि कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया था ताकि मक्खियाँ भी अंदर ना आ सकें। उसने आदित्य वर्मा को देखा और महसूस किया कि आदित्य वर्मा परिचित लग रहे थे। अब तक नेहा कपूर आदित्य वर्मा को नहीं पहचानती थी, सिर्फ इसलिए कि आदित्य वर्मा की त्वचा अब बहुत गोरी हो गई है, उनके चेहरे की विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं और उनकी उपस्थिति बहुत बेहतर है। क्या तुम भूल गए? जब तुम पहले वापस आए थे तो मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि नहाते समय सावधानी बरतें, लेकिन तुम फिर भी गिर गए। अगर मैं न होता तो तुम खतरे में पड़ जाते। तुम अंदर कैसे आए? बेशक मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। चूंकि मानव जीवन दांव पर था, इसलिए मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी, आदित्य वर्मा ने बहुत गंभीरता से कहा, उनकी आवाज में न्याय की भावना भरी हुई थी। इस समय नेहा कपूर को अचानक याद आया, क्या ये लड़का पहले दरवाजे पर खड़ा विकृत व्यक्ति है? ये तुम हो? क्या तुमने सब कुछ प्लान किया था? आह, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेहा कपूर अचानक गुस्से में आ गईं। उन्होंने आदित्य वर्मा की ओर इशारा किया और जोर से कहा। उन्हें लगा कि यह सब आदित्य वर्मा ने ही प्लान किया था और उन्होंने ये सब उनके शरीर के लिए प्लान किया था। नेहा कपूर और भी गुस्से में थीं।
वो उठी और पूरी ताकत से आदित्य वर्मा की तरफ दौड़ी। हालांकि अगले ही पल वह फिर से बिस्तर के किनारे पर आ गिरी, अस्थिर होकर गिरने ही वाली थी। आदित्य वर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे नेहा कपूर बच गई। नेहा कपूर पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। वह आदित्य वर्मा की बाहों में थी और अपने सामने गोरे और सुंदर चेहरे को देखकर वह फिर से असमंजस में पड़ गई। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं सच में बुरा इंसान नहीं हूँ। ओह, मैं तुम्हारे साथ अच्छे इरादों से गधे जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। मानो या न मानो, मैंने सचमुच तुम्हें बचा लिया, आदित्य वर्मा ने आह भरते हुए गंभीरता से कहा और फिर कमजोर स्वर में उसे याद दिलाया। क्या आप पहले अपने कपड़े पहन सकते हैं? आह, नेहा कपूर फिर से चीखी, जल्दी से बिस्तर पर भागी और खुद को रजाई से ढक लिया। उसका पूरा चेहरा पहले जैसा लाल हो गया था। चूंकि तुम ठीक हो, मैं पहले चला जाऊंगा। तुम मुझे धन्यवाद दिए बिना टूटे हुए दरवाजे को बदलने के लिए किसी को खुद ही ढूंढ सकते हो। एक पड़ोसी होने के नाते मुझे यही करना चाहिए, आदित्य वर्मा ने तुरंत कहा और फिर शांति से चले गए। कमरे में सिर्फ नेहा कपूर ही बची थीं। उनके दिल में बड़ी बड़ी लहरें उठीं जो बहुत देर तक शांत नहीं हो सकीं। जिस शरीर को वह 20 वर्षों से अधिक समय से संजोकर रख रही थी, उसे एक आदमी ने उजागर कर दिया। मैं तो मरना भी चाहता था, लेकिन ये पहले ही हो चुका था और मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। नेहा कपूर ने तुरंत अपने शरीर की दोबारा जांच की और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इससे नेहा कपूर ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उनका सतीत्व अभी भी बचा हुआ था। नेहा कपूर ने पहले हुई हर घटना के बारे में सोचा और ऐसा लगा कि वह गलती से नीचे गिर गई थी और उसके लिए ये योजना बनाना भी असंभव था। लेकिन इस आदमी के पिछले अनुस्मारक को कैसे समझाया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि वह भविष्य की भविष्यवाणी कर सके? पड़ोसी, अभी पड़ोसी से उसका क्या मतलब था? नेहा कपूर ने फिर से बुदबुदाया। आदित्य वर्मा ने जो कुछ कहा था उसके बारे में सोचते हुए उसकी भौहें फिर से थोड़ी सिकुड़ गईं। नेहा कपूर शांत हो गईं, बिस्तर से उठी और कपड़े पहनने लगीं। नेहा कपूर ने जब शीशे में अपने नाजुक शरीर को देखा तो वह थोड़ी उलझन में पड़ गईं और थोड़ा दुखी भी हुईं। क्यों वह इसे क्यों सहन कर सकता है? क्या उसका शरीर उसे बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता? नेहा कपूर चौंकते हुए बुदबुदाईं। नेहा कपूर ने अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन पिछला दृश्य बार बार उनके दिमाग में घूम रहा था, जिससे उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी नेहा कपूर ने बालकनी में लगे दरवाजे की ओर फिर से देखा। यह विकृत हो चुका है और इसका आकार पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उसने ऐसा किया। इस दरवाजे की क्वालिटी बहुत खराब है। नेहा कपूर ने धीरे से कहा कि उन्हें इस दरवाजे को बेहतर गुणवत्ता वाले दरवाजे से बदलना होगा। डिंग 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 डिंग। लेकिन इसी समय उसका फ़ोन फिर बज उठा। कॉलर आईडी उसके पिता की थी। नेहा कपूर सोच में पड़ गईं कि उनके पापा उन्हें इस समय क्यों बुला रहे हैं। हफ्ते के दिनों में उन्हें फ़ोन करना कम ही होता है। हाय पिता, नेहा कपूर ने फिर भी उठाया। नेहा, तुम क्या कर रही हो? फ़ोन के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज़ आई। ये नेहा कपूर के पिता राघव शर्मा थे। मैं अभी घर गया और नहा कर आया। पिताजी, मैं क्या कर सकता हूँ? नेहा कपूर ने फिर पूछा। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या तुम मेरी बच्ची की परवाह नहीं कर सकते? फ़ोन पर आदमी ने मजाक में कहा। नेहा कपूर अवाक रह गईं और उनके पिता अभी भी ऐसे ही थे, इसलिए उन्होंने तुरंत सीधे बात की। पिताजी, अगर आपको कुछ कहना हो तो मुझे बताइए। ठीक है, कल रात तुम्हारे पास समय है? एक डिनर पार्टी है, चलो पापा के साथ चलते हैं, राघव शर्मा ने सीधे कहा। समय नहीं है पिताजी, आप जानते हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ। कंपनी में बहुत सारे काम हैं जिनसे निपटना है, नेहा कपूर ने कहा। अपने पिता की बातें सुनकर उन्हें तुरंत अपने पिता की योजना का अंदाजा हो गया। हालांकि दूसरी ओर राघव शर्मा ने बिना किसी संदेह के कहा, अगर आपके पास समय न भी हो तो भी आपको आज़ाद रहना चाहिए। यही आपकी माँ ने कहा है। ये सुनकर कि उसके पिता ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया है, नेहा कपूर अवाक रह गई और उसने तुरंत दोबारा पूछा, वहाँ कौन है? चूंकि मैं खाना चाहता हूँ, इसलिए कम से कम मुझे पता है कि दूसरा व्यक्ति कौन है। तुम्हारे चाचा जियांग रोंगचूंग के मालिक, तुम उनसे और उनके बेटे आउब देसाई से मिल चुके हो। ये लड़का लगभग तुम्हारी ही उम्र का है। वह बहुत सुंदर है और दिखने में भी प्रतिभाशाली है। तुम्हें उसे जानना चाहिए, राघव शर्मा ने तुरंत फिर कहा। दरअसल
ये डिनर पार्टी नेहा कपूर की खातिर दूसरे पक्ष ने आयोजित की थी। नेहा कपूर को देखते ही अब देसाई को उनसे प्यार हो गया था और उन्होंने नेहा कपूर को अपना दिल भी देना चाहा, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन्हें मना कर दिया गया। हालांकि अब देसाई ने हार नहीं मानी और अपने पिता को राघव शर्मा ढूंढने दिया और फिर ये नज़ारा हुआ। राघव शर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, क्या ये वही है? मैं नहीं जाऊंगा। नेहा कपूर ने उस लड़के के बारे में सोचा जो स्पोर्ट्स कार चलाता था और कई बार उनका पीछा करने के लिए उनकी कंपनी के दरवाजे पर खड़ा रहता था और उन्हें मन ही मन घृणा महसूस हुई। मत जाओ, ये नहीं चलेगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो पापा का चेहरा कहाँ होगा? मैंने पहले ही वादा कर दिया है। और फिर तुम तो बड़े हो ही गए हो। तुम्हारी शादी एक 3 साल के बच्चे से हो गई है। तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी चिंता करते हैं। राघव शर्मा ने फिर कहा। नेहा कपूर, मैं अकेले भी अच्छी तरह रह सकता हूँ। नेहा कपूर ने फिर कहा, मैं यह अकेले कैसे कर सकता हूँ? हम अभी भी पोते पोतियों का इंतजार कर रहे हैं। नेहा कपूर अवाक थी। वह अपने पोते को गोद में लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन नेहा कपूर भी अपने माता पिता की दयालुता को समझती थी। खैर, मेरी कंपनी अभी सही रास्ते पर आनी शुरू हुई है। मुझे दोस्तों के बारे में बात करने का समय कैसे मिल सकता है? नेहा कपूर ने फिर से कमजोरी से कहा, अभी भी डिनर को मना करने का कारण ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हालांकि फोन के दूसरी तरफ से राघव शर्मा की दबंग आवाज आई, हमारे परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है, बस आपकी संगति है। क्या पिताजी आपके लिए पैसे इकट्ठा कर लें? नेहा कपूर तुरंत अवाक रह गईं। पापा में इतनी ताकत है। संक्षेप में, आपको इसे कल रात को प्राप्त करना होगा, बस। राघव शर्मा ने अपनी बात समाप्त करने के बाद पुनः फोन रख दिया। नेहा कपूर ने जोर से सांस छोड़ी और भौहें सिकुड़ीं। क्या करें? क्या ये डिनर एक विकृत ब्लाइंड डेट है? लेकिन नेहा कपूर को वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय, नेहा कपूर ने लंबी सांस छोड़ी। ये तो कमी थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वैसे चलो मंगे से पूछें कि क्या उसके पास कोई अच्छा विचार है। तभी नेहा कपूर को अपनी सबसे अच्छी दोस्त का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप खोला, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ढूंढा और चैटिंग शुरू कर दी। आदित्य वर्मा अपने विला में लौट आए। डिंग डोंग, मेजबान एक हीरो है जो सुंदरता को बचाता है, लेकिन सुंदरता से मूर्ख नहीं बनता। मेजबान को बधाई, उसे एक सुपर इनाम मिला है। येहाओ ग्रुप के 21% शेयर। नोट, इनाम 24 घंटे के भीतर वितरित किया जाएगा। सिस्टम की बीप पुनः बज उठी। यहाँ फिर से इनाम आ गया है। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें गिरी हुई देवी को बचाने के लिए इनाम मिलेगा, और यह एक सुपर इनाम था जो बहुत बढ़िया था। येहाओ ग्रुप के 21% शेयर। मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। ये सचमुच बिक गया है। आदित्य वर्मा पूरी तरह से उत्साहित थे। येहाओ ग्रुप को स्वाभाविक रूप से पता था कि यह एक सुपर होटल ग्रुप है, होटल उद्योग का एक दिग्गज, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटलों में से एक, और उसने वास्तव में इस ग्रुप का 21% हिस्सा सीधे प्राप्त कर लिया। शेयरों की कीमत कितनी है? अरबों में या करोड़ों में? यह क्या बदतमीजी है? क्या अब आप अरबपति हैं? गलत। आदित्य वर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। लगता है इनाम अभी तक नहीं मिला है। सिस्टम ने नोट कर दिया है कि इनाम बांटने में 24 घंटे लगेंगे। ऐसा लगता है कि सिस्टम को ये पुरस्कार जारी करने में समय लगता है। येहाओ ग्रुप, ऐसा लगता है कि मुंबई में कई होटल येहाओ ग्रुप के स्वामित्व में हैं। आदित्य वर्मा ने फिर बुदबुदाते हुए सोचा, अगर बाद में वह इन होटलों में गया तो क्या उसे मुफ्त में खाना और आवास मिल सकेगा? यहाँ तक कि पूरे दहुआ में, पूरे देश में येहाओ समूह के सैकड़ों 5 सितारा होटल हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में हर जगह ठहरने के लिए मुफ्त होटल उपलब्ध होंगे? ये तो बहुत सुविधाजनक है। ठीक उसी समय आदित्य वर्मा को सिस्टम से यह सुपर रिवॉर्ड मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका, येहाओ समूह का मुख्यालय। ये दर्जनों मंजिलों वाली एक गगनचुंबी इमारत है। ऊपर की मंजिल पर एक विशाल दफ्तर में इस समय सूट पहने कई विदेशी बैठे हैं। ये विदेशी बूढ़े तो दिखते हैं, लेकिन गुस्सा न करने वाले स्वभाव के हैं। यहाँ येहाओ समूह का निदेशक मंडल है, और ये लोग येहाओ ग्रुप के निदेशक हैं, जिनमें से प्रत्येक करोड़ों डॉलर के बड़े मालिक हैं। मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति हैं, जो लगभग 67 वर्ष के लग रहे हैं, सूट पहने हुए, ऊर्जावान दिख रहे हैं, और उनकी आंखें गहरी हैं, मानो वे सब कुछ देख सकते हैं।
वे यह समूह के वर्तमान अध्यक्ष विक्रम कपूर हैं। इस बार मैंने एक बड़ी खबर की घोषणा करने के लिए सभी को एक साथ इकट्ठा किया। विक्रम कपूर ने सबकी तरफ देखा और सीधे अमेरिकी भाषा बोलते हुए कहा। आसपास मौजूद बाकी लोग भी जवान नहीं थे और सबसे कम उम्र के लोग तो 40 या 50 साल के लग रहे थे। विक्रम कपूर की बातें सुनकर सब चौंक गए। काफी समय से बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी। पिछली बार विक्रम कपूर के चेयरमैन बनने के बाद हुई थी, लेकिन आज कई लोगों को एक साथ बुलाया गया था। समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक, वह गुमनाम शेयरधारक जिसका आप अनुमान लगा रहे हैं, सामने आ गया है। वह आदित्य वर्मा नाम का एक चीनी नागरिक है। जब यहाओ ग्रुप के चेयरमैन ने बोर्ड मीटिंग में ये खबर बताई, वहां उपस्थित सभी बड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हमेशा गुमनाम रहा है और कई सालों से मौजूद है। यहां तक कि उन्हें भी दूसरे पक्ष का नाम या पहचान कभी नहीं पता चलती। यहां तक कि प्रत्येक बोर्ड बैठक में भी दूसरा पक्ष कभी उपस्थित नहीं होता था तथा कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। लेकिन आज दूसरे पक्ष के नाम की घोषणा हो गई। ये निस्संदेह एक बड़ी घटना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि निदेशक मंडल की बैठक हो रही है। क्या यह नाम शेयरधारक वास्तव में चीनी है? आदित्य वर्मा, क्या ये चीन का कोई अमीर आदमी है? मैंने ये नाम क्यों नहीं सुना? हालांकि बिना किसी अपवाद के उपस्थित बड़े लोगों में से किसी ने भी इस आदित्य वर्मा के बारे में नहीं सुना था। राजीव कपूर, कल सुबह सुबह आप चीन के लिए रवाना होंगे। पहले हमारे दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक से मिलिए। मैं आपको उसकी जानकारी बाद में भेज दूंगा और आपको उसे आसानी से ढूंढना होगा। विक्रम कपूर ने फिर एक दुबले पतले अधेड़ आदमी से कहा। अधेड़ आदमी थोड़ा जवान लग रहा था, 40 के आसपास, लंबे लहराते बालों वाला और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हाँ, अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया कि वह वैश्विक मानव संसाधन अध्यक्ष है और समूह के सभी मानव संसाधन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अगर वह वहां जाए तो वह आदित्य वर्मा का समूह में अच्छा परिचय करा सकता है। जहां तक मौजूद निर्देशकों की बात है तो असल में हर किसी के सिर पर एक पदवी होती है और वे अलग अलग दिशाओं में काम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब वे अपने पद पर होते हैं तो उन्हें असल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें बस समन्वय की जिम्मेदारी निभानी होती है। अगर कोई बड़ी समस्या नहीं है तो वे ऐसा नहीं करेंगे। आपको ये यहाँ मिलेंगे। बैठक खत्म हो गई है, लेकिन दुनिया भर में ऊपर से नीचे तक सैकड़ों हजारों कर्मचारियों वाला पूरा यहाओ समूह इस समय पूरी तरह से उबल रहा है, क्योंकि उनकी समूह कंपनी का होम पेज, आंतरिक सदस्यता खाता, कार्यक्षेत्र और यहां तक कि दुनिया भर में सहायक कंपनियों और होटलों के होम पेज आदि सभी ने एक ही समय में एक ब्लॉकबस्टर संदेश दिया। इस खबर का सार यह है, समूह के दूसरे सबसे बड़े गुमनाम शेयरधारक की पहचान उजागर हो गई है। चीनी नागरिक आदित्य वर्मा के पास 21% शेयर हैं। यहाओ ग्रुप के सभी कर्मचारियों के मन में आदित्य वर्मा का नाम गहराई से बसा हुआ है। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि सिस्टम से मिलने वाला इनाम यहाओ ग्रुप में सभी को उबाल देगा और एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा करेगा। आदित्य वर्मा अपने विला में लौट आए, लेकिन समय समय पर उनके दिमाग में पिछले दृश्य उभर आते। ये छवि अत्यंत सुंदर एवं अविस्मरणीय थी। इसके बाद आदित्य वर्मा फिर से उस सार्वजनिक रेस्टोरेंट में गए और 2 व्यंजन और एक सूप का ऑर्डर दिया। दरअसल उन्होंने खाने पर 200 रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए। थोड़ा महंगा, आदित्य वर्मा बुदबुदाए। उन्हें लगा कि इस रेस्टोरेंट की कीमत थोड़ी ज्यादा है, पर समझ में आता है। आखिरकार ये विला एरिया में है। यहाँ का विला एरिया एक अमीर इलाका है। यहाँ के लोगों के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। क्या आदित्य वर्मा अभी भी सोच रहे थे कि कल सुबह कुछ सामान खरीद लाऊंगा? अगर समय मिला तो आदित्य वर्मा को अब भी अपना खाना खुद बनाना पसंद था। खाना खाते ही आसमान भी काला हो गया। आदित्य वर्मा की इस विला में ये पहली रात थी। एक विशाल विला में अकेले रहते हुए वह खाली था। आदित्य वर्मा सचमुच थोड़ा अकेलापन महसूस करते थे और उन्हें इसकी आदत नहीं थी। अचानक इस क्षण विला में कहीं एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी। आदित्य वर्मा के मुंह से आश्चर्य की आवाज निकली, लेकिन अचानक उसके मन में खुशी का एहसास हुआ। ये लाल बत्ती आदित्य वर्मा को पहले से ही परिचित थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह कार्यालय से आ रही है। आदित्य वर्मा जल्दी से उठे और देखा कि कार्यालय कक्ष में एक कंप्यूटर पर एक बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह तैर रहा था, जो चमक रहा था। संकेत, हम फिर से शुरू करते हैं।
मैं पहले विला में घूमा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या ये संदेश अभी अभी आया है? यह एक कंप्यूटर निकला, यह क्या संकेत देगा? आदित्य वर्मा हैरान और उत्साहित थे और उन्होंने विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक कर दिया। क्यूआर कोड अपेक्षा के अनुरूप सामने आया। आदित्य वर्मा ने 200 रुपये तुरंत दे दिए। जब आप खालीपन, अकेलापन और ठंड महसूस करें तो कंप्यूटर चालू करें और थोड़ी देर के लिए इंटरनेट कैफे में चले जाएं। w4xsmile.com पर लॉग इन करें और एक देवी आपके दरवाजे पर आएंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। जब आदित्य वर्मा ने ये त्वरित संदेश देखा तो उनका दिल अचानक कांप उठा। जब मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था तभी सिस्टम ने एक संदेश भेजा। क्या ये जानबूझकर किया गया है? और उन्होंने खुद को ऑनलाइन जाने की अनुमति भी दी और उसे एक वेबसाइट का पता भी दिया। अरे, ये यूआरएल तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना? दूसरे शब्दों में, क्या ऊपर दिया गया विवरण द्वीपीय कला का परिचय है? आदित्य वर्मा ने निर्णायक रूप से कंप्यूटर चालू किया और सिस्टम द्वारा प्रदान की गई वेबसाइट पर लॉग इन किया। आदित्य वर्मा ने सोचा था कि जब वह इसे खोलेंगे तो उन्हें वे रंगीन तस्वीरें दिखाई देंगी। हालांकि आदित्य वर्मा को बहुत निराशा हुई। यह एक सुविधाजनक सूचना सेवा वेबसाइट बन जाती है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाजनक जानकारी होती है, जैसे विवाह और डेटिंग, घर का किराया, दुकान का स्थानांतरण, कार्मिक भर्ती, कुत्ते के शिकार की प्रेरणा आदि। जिस देवी का तुमने वादा किया था वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। क्या मुझे खुद से शादी करने के लिए कहना चाहिए? आदित्य वर्मा अवाक रह गए और उन्होंने फिर से नीचे की ओर तीर दबा दिया। 400 रुपये और देने के बाद स्पष्ट विषय वस्तु वाला एक आवास किराए का विज्ञापन प्रकाशित करें। विला की जानकारी दर्ज करें और एक देवी आपके द्वार पर आएंगी। सिस्टम ने अधिक त्वरित जानकारी दी। हे भगवान, क्या अभी भी ऐसा कोई ऑपरेशन है? आदित्य वर्मा स्तब्ध रह गए। आदित्य वर्मा ने इसका संक्षिप्त विश्लेषण किया और महसूस किया कि सिस्टम का संकेत बहुत सही था। पहली बात तो ये कि मेरे पास बहुत सारे कमरे हैं, वे वैसे भी खाली हैं। अगर मैं उन्हें किसी देवी देवता को साथ रहने के लिए किराए पर दे दूं तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरा, यह मुंबई का सबसे बेहतरीन विला है, कौन सी सुंदरी विला में नहीं रहना चाहेगी। तीसरा, अगर मैं इसे सस्ते या मुफ्त में किराए पर दे दूं तो सुंदरियां दौड़ी चली आएंगी। चौथा, आदित्य वर्मा ने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। संक्षेप में, यह एक बढ़िया सुझाव है। यहाँ अकेले रहने और अकेलापन महसूस करने की चिंता मत कीजिए। इसलिए आदित्य वर्मा ने सीधे एक वेबसाइट पर एक खाता पंजीकृत किया और एक घर किराए की जानकारी संपादित करना शुरू कर दिया। शीर्षक, मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड विला, किराए पर एक कमरा, सस्ता किराया, सुंदरियों के लिए सीमित। सामग्री, विला नंबर 13, मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड, किराए पर एक कमरा, सभी घरेलू उपकरणों वाला विला, स्वतंत्र निजी सिनेमा, स्वतंत्र जिम, गेम हाउस, स्विमिंग पूल आदि। सुनहरे बाल और नीली आंखें 3000 में, सुंदर और मधुर आवाज 1000 में, बच्चे जैसा चेहरा और विशाल। कीमत पर बातचीत हो सकती है। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो किराया मुफ्त है। संपर्क नंबर 1399। व्हाट्सएप जैसा ही आदित्य वर्मा ने प्रकाशित होने वाली सामग्री को संपादित करने के बाद विला की कुछ तस्वीरें ढूंढने के लिए अपना मोबाइल फोन लिया, लॉबी, स्विमिंग पूल, कमरे आदि की तस्वीरें लीं और फिर उन्हें सामग्री के रूप में अपलोड कर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद आदित्य वर्मा ने सीधे प्रकाशित करने के लिए क्लिक किया। फिर आदित्य वर्मा ने सदस्यता खरीदने के लिए पैसे खर्च किए और एक सप्ताह के लिए इस सूचना पोस्ट को शीर्ष पर पिन कर दिया। आगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ये वैसा ही होगा जैसा सिस्टम कहता है। क्या देवी वास्तव में दरवाजे पर आएंगी? आदित्य वर्मा ने जब यह मकान किराए पर लेने की जानकारी पोस्ट की तो वह बड़ी उम्मीदों के साथ सोने चले गए। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि जैसे ही उनकी जानकारी इस वेबसाइट पर प्रकाशित होगी तो काफ़ी हलचल मच जाएगी। ये वेबसाइट चीन की सबसे बड़ी सुविधाजनक सूचना सेवा वेबसाइट है। इस पर काफ़ी ट्रैफिक है। हर दिन हजारों घरों के किराए की जानकारी जारी की जाती है। हालांकि मुंबई क्षेत्र वर्गीकरण पृष्ठ पर विला किराए की जानकारी भी है, लेकिन यह मुंबई जैसी नहीं है। ये निश्चित रूप से पहली बार है जब मैंने हाओरुपी जैसे शीर्ष विला क्षेत्र में किराए के विला देखे हैं। इसके अलावा आदित्य वर्मा ने इसे शीर्ष पर पिन करने के लिए पैसे भी खर्च किए और जल्द ही ये संदेश अधिकांश नेटिजन्स द्वारा देखा गया। अरे, मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में विला किराए पर उपलब्ध हैं।
केवल सुंदरियों को ही अनुमति है। किराए पर 10 मिलियन विला। अमीर लोग, इसका मालिक तो पुरुष ही होना चाहिए, है न? एक कमरे के लिए तो हर महीने बहुत पैसा खर्च करना पड़ता होगा, है न? हालांकि जब उन्होंने अंदर की सामग्री देखी तो वे फिर से चौंक गए, विशेष रूप से विला की तस्वीरें देखकर। मुझे जाने दो, क्या यह अमीर लोगों की दुनिया है? ये बहुत अहंकारी है। ये वह जगह है जहां लोग रहते हैं। मेरा घर तो बस एक कुत्ता घर है। अरे, सुनहरे बाल, नीली आंखें, मीठी आवाज, बच्चों जैसा चेहरा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वो नहीं है? पहचान पूरी हो गई। मकान मालिक एक विकृत व्यक्ति है। मुझे चाहिए। यह मेरा फोटो घोटाला है। क्या मैं इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकता हूँ? मैं भी यहाँ आकर रहना चाहता हूँ। क्या मेरा ऑपरेशन हो सकता है? आदित्य वर्मा की पोस्ट पर टिप्पणियां आईं और लोगों ने तस्वीरें भी संलग्न की। किराए की यह जानकारी वायरल हो गई। आदित्य वर्मा के सोने से पहले ही फोन की घंटी बज उठी। आदित्य वर्मा ने सीधे उठाया। हाय, हेलो, नमस्ते। क्या आपके पास विला में एक कमरा है जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ कुछ मीठी और कोमल थी। पूर्ण रूप से हाँ, आदित्य वर्मा ने मन ही मन थोड़ा आश्चर्य से जवाब दिया। घोषणा के कुछ ही मिनट बाद किसी ने घर किराए पर लेने के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन किया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? लड़की ने फिर कहा, तुम्हें मेरी पोस्ट पढ़नी चाहिए थी। क्या तुम खूबसूरत हो? क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है? ये लो, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। हाँ, ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर जोड़ लिया है, कृपया इसे देख लें। दूसरा पक्ष एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आदित्य वर्मा डांग ने तो व्हाट्सएप पर एक लड़की को क्लिक भी किया, अप्रूव भी किया और फिर फोटो भी भेज दी। आदित्य वर्मा ने जब दूसरे पक्ष द्वारा भेजी गई फोटो देखी तो वह हैरान रह गए। अरे, क्या खूबसूरत महिलाओं के बारे में कोई गलतफहमी है? तस्वीर में एक महिला के चेहरे पर पाउडर की मोटी परत दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा भयावह रूप से सफ़ेद था और उसकी गर्दन पर काले रंग का एक घेरा दिखाई दे रहा था। उनमें स्वयं को फ़ोन करने का साहस था और उन्होंने निर्णायक रूप से अपने मित्रों को हटा दिया। जल्द ही दूसरा फ़ोन आया। सुंदर लड़का, मैं दिखने में औसत हूँ, लेकिन मेरे स्तन बड़े हैं। क्या तुम आकर रुक सकते हो? दूसरी तरफ वाले ने बड़ी सीधी बात कही। जब आदित्य वर्मा ने व्हाट्सएप जोड़ा और तस्वीरें देखीं, तो वो फिर से अवाक रह गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्तन ही बड़े हैं, बल्कि हर जगह बड़े हैं, कम से कम 200 पाउंड। आदित्य वर्मा ने फिर से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसके बाद आदित्य वर्मा को कई और कॉल आए, जिनमें से सभी घर किराए पर लेने के बारे में पूछ रहे थे। आधी रात तक आदित्य वर्मा ने बस फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप पर दोस्तों को जोड़ा और तस्वीरें देखीं। हालांकि कुछ अच्छे दिखने वाले भी हैं, लेकिन वे अभी भी आदित्य वर्मा के मन की देवी से दूर हैं। पीछे आदित्य वर्मा ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और सो गए। उस रात आदित्य वर्मा गहरी नींद में सोए और उन्हें एक प्यारा सा सपना आया। सपने में सुंदरियों का एक समूह बिकिनी पहने उन्हें घेरे हुए था। अगली सुबह आदित्य वर्मा उठे, बालकनी में गए और सामने झील को निहारा। सूरज उग रहा था और नज़ारा सुहाना था। इस समय अगले दरवाजे वाले विला की बालकनी पर एक सुंदर आकृति इस समय बाहर चली गई। सफ़ेद पोशाक पहने हुए वह अभी अभी उठी थी और आंखें बंद करके धूप में अंगड़ाई ले रही थी। ये दृश्य बहुत सुंदर है। एक ही नज़र में आदित्य वर्मा अपनी नज़रें नहीं हटा सके। नेहा कपूर ने भी इस दौरान नोटिस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने सिर घुमाकर देखा तो एक युवक बगल वाले विला की बालकनी से उसे घूर रहा था। क्या ये युवक वही नहीं है जिसने कल उसका नग्न शरीर दिखाया था? ये तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? नेहा कपूर स्तब्ध रह गईं और उनका सुंदर चेहरा अनायास ही लाल हो गया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं सचमुच बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, आदित्य वर्मा ने अवाक होकर कहा। नेहा कपूर को अचानक याद आया कि दूसरे पक्ष ने तो कल ही यही कहा था। क्या यह विला आपका है? नेहा कपूर ने फिर पूछा। वह यहाँ 2-3 साल से रह रही थी। उसके बगल वाला विला किसी अनजान व्यक्ति का था। उसका नवीनीकरण तो हुआ था, पर उसमें कोई रहता नहीं था। हाँ, आदित्य वर्मा ने बहुत शांति से कहा। लेकिन जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी, तो उनके दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ आईं। ये वाकई अविश्वसनीय था। उनके सामने जो लड़का था, वह इस विला को खरीदने लायक नहीं लग रहा था, और न ही वह दूसरी पीढ़ी का कोई अमीर आदमी लग रहा था।
दोनों ने हवा में कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, नमस्ते कहा और फिर अलग अलग अंदर चले गए। जल्द ही आदित्य वर्मा के मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप पर एक मैसेज अलर्ट आया। आदित्य वर्मा ने उसे खोला और देखा कि 4 नायकों के समूह में से कोई बात कर रहा था। यह आदित्य वर्मा के छात्रावास में 4 लोगों का एक निजी समूह है, जिसमें छात्रावास में रहने वाले 4 भाई भी शामिल हैं। छात्रावास में 4 लोग हैं, करण सिंह, अरविंद पटेल, रोहित मेहता और आदित्य वर्मा। इस समय रोहित मेहता ने एक संदेश भेजा, भाइयों, क्या आज रात आप फ्री हैं? चलो साथ में खाना खाते हैं। जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया, किसी ने तुरंत जवाब दिया, करण सिंह, अरे आज सूरज पश्चिम से उग रहा है। भाई चाओ, क्या आप हमें रात का खाना खिलाएंगे? रोहित मेहता, आज रात शांग्रा क्रीक होटल में मैं आपको दावत दूंगा। अरविंद पटेल, भाड़ में जाओ, शांग्रा क्रीक होटल। क्या तुमने लॉटरी जीत ली या सोने की ईंट उठा ली? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज रात मेरी एक लड़की के साथ डेट है और मैं नहीं आ सकता? रोते हुए शांग्रा क्रीक होटल के बारे में सुनकर डॉर्मेट्री में रहने वाले दूसरी पीढ़ी के अमीर अरविंद पटेल भी हैरान रह गए। यहाँ खाना ऑर्डर करने के लिए हजारों खर्च करने पड़ते हैं। रोहित मेहता, एक और लड़की के साथ डेट? कमाल है, हर रात लड़कियां मिलती हैं। रोहित मेहता ने आदित्य वर्मा और करण सिंह के विचार व्यक्त किए। अरविंद पटेल वाकई कमाल के हैं। डॉर्मेट्री में 4 लोग हैं, जिनमें से 3 अविवाहित हैं, लेकिन अरविंद पटेल की इतनी गर्लफ्रेंड है कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। कॉलेज में 1 साल से भी कम समय में आदित्य वर्मा और बाकी 4 लोग उनमें से 7-8 को देख चुके हैं। न सिर्फ वह बार बार कपड़े बदलता है, बल्कि कभी कभी एक साथ कई लड़कियों के पैर भी पड़ जाते हैं। अरविंद पटेल या तो चेक इन कर रहे होते हैं या चेक इन करने वाले होते हैं। अफसोस, उसे दूसरी पीढ़ी का अमीर होने का दोष कौन दे सकता है? वह देखने में भद्दा और बदतमीज लगता है, लेकिन फ्लर्ट करने में भी माहिर है। इस समय आदित्य वर्मा ने भी अपनी बात रखी। भाई चाओ हमारा इलाज कर रहे हैं और यह सनशाइनी होटल में है। हमें जाना चाहिए। संयोगवश सनशाइनी होटल येहाओ समूह के अंतर्गत एक होटल प्रतीत होता है। हाओ जी, भाई ताओ, आप अभी कहाँ हैं? रोहित मेहता ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक और संदेश भेजकर पूछा। करण सिंह छात्रावास में सबसे बड़े हैं, उसके बाद रोहित मेहता, फिर अरविंद पटेल और आदित्य वर्मा अभी भी सबसे छोटे हैं, हालांकि उनकी उम्र में केवल कुछ ही महीने का अंतर है। करण सिंह, मैं अभी भी घर पर ही हूँ, क्या बात है? आदित्य वर्मा, रोहित मेहता, क्या आप फ्री हैं? बाहर आइए, मेरे साथ शॉपिंग पर चलिए। करण सिंह, आदित्य वर्मा, अरविंद पटेल, शॉपिंग? क्या लड़के यही करते हैं? रोहित मेहता, अरे जल्दी से बाहर आओ, मैं खान मार्केट में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैं तुम्हारे लंच का भी ध्यान रखूंगा। मुझे नहीं पता कि रोहित मेहता को क्या दिक्कत है, वह तो आदित्य वर्मा और अन्य लोगों को शॉपिंग पर ले जाना चाहता है। करण सिंह, भाई चाओ, आपने कहा, मैं अभी बाहर आता हूँ। जब करण सिंह को पता चला कि रोहित मेहता दोपहर के भोजन का भी प्रबंध करते हैं तो वे तुरंत सहमत हो गए। ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ। आदित्य वर्मा ने भी जवाब दिया। आज वीकेंड है और करने को कुछ है नहीं। बाहर घूमने जाना अच्छा रहेगा, शायद कुछ टिप्स मिल जाएं। और तो और, कोई मुझे डिनर पर भी बुला लेगा। जहाँ तक अरविंद पटेल का सवाल है, मैं नहीं आऊँगा। कल रात मैंने ऐसा कई बार किया और मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। लगता है इस आदमी ने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है, अभी तक उठा ही नहीं। कई लोगों को हैरानी नहीं हुई। जल्द ही आदित्य वर्मा ने अपने बाल धोए, अपना सामान पैक किया और विला से बाहर निकल गए। लेकिन विला से निकलते ही उसने देखा कि बगल वाले विला में एक महिला सफ़ेद शर्ट और नीली स्कर्ट पहने, एक बैग लिए हुए, बाहर चली गई। इस प्रोफेशनल सूट में नेहा कपूर किसी दबंग ब्यूटी प्रेसिडेंट जैसी लग रही हैं। वो बेहद शांत और खूबसूरत हैं और लोगों को खुद से दूर रखने का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा है। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की तरफ हल्के से देखा, उनका गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया, बिना हेलो कहे और फिर बिना देखे गैराज की ओर चल दी। आदित्य वर्मा ने भी अपनी निगाहें हटा ली और मन ही मन आह भरी, यह असली देवी है, अगर यह उसकी प्रेमिका हो सकती है तो ये बहुत अच्छा होगा। कल के दृश्य के बारे में सोचकर आदित्य वर्मा की नाक से खून बहने से नहीं बच सका। क्रोधित होना, अन्य लोगों ने नमस्ते नहीं कहा, इसलिए आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से नमस्ते कहने की पहल नहीं की और सीधे विला क्षेत्र के गेट की ओर चल पड़े। कार के बिना ये थोड़ा असुविधाजनक है।
लगता है वापस जाकर भी मुझे कार लेनी पड़ेगी। आदित्य वर्मा को अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने का समय नहीं मिला है। कुछ ही दूरी पर एक लाल रंग की पोर्श कार आदित्य वर्मा के पास आकर रुकी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ले चलूं। महिला की आवाज़ कार से आई, मानो उसमें कोई भावना न हो। ये नेहा कपूर, ठंडी देवी। आदित्य वर्मा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। खान मार्केट, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। तो फिर गाड़ी में बैठ जाओ, मेरी कंपनी ज़्यादा दूर नहीं है, बस रास्ते में ही है, नेहा कपूर ने फिर कहा। हम, आदित्य वर्मा ने ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसे नहीं पता था कि नेहा कपूर भी उसी रास्ते जा रही है या नहीं, लेकिन अच्छा हुआ कि कोई उसे लिफ्ट दे रहा था और उसे टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आदित्य वर्मा तुरंत यात्री सीट पर बैठ गए। कार में बैठे आदित्य वर्मा को बगल में बैठी नेहा कपूर से खुशबू आ रही थी, जिससे आदित्य वर्मा विचलित हो गए। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला उसे लिफ्ट देने की पहल करेगा। लगता है ये महिला जितनी दिखती है उतनी ठंडी नहीं है। सिस्टम का इशारा वाकई सही है। ये एक ऐसी लड़की है जो बाहर से ठंडी है लेकिन अंदर से गर्म है। विला क्षेत्र के द्वार पर सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार अभी भी ड्यूटी पर हैं। कल मैनेजर ने उसे बुरी तरह डांटा और लगभग जाने ही वाला था क्योंकि उसने गलती की थी और किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। खुशकिस्मती से दूसरे पक्ष को उसकी परवाह नहीं थी। प्रदीप कुमार ने कसम खाई कि भविष्य में उसे अपनी आंखें और भी तेज रखनी होंगी, खासकर जब वह किसी साधारण से दिखने वाले आदमी से मिले तो उसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। हो सकता है वह कोई बड़ा बॉस हो, लेकिन साधारण कपड़े पहनने की वजह से वह कमज़ोर है। इसलिए प्रदीप कुमार ने आज अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और सभी पर अच्छा प्रभाव डाला। लेकिन इस समय एक लाल पोर्श गाड़ी वहां से गुजरी। प्रदीप कुमार ने सहज ही इस कार को पहचान लिया। ये हमारे मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड की पहली देवी नेहा कपूर की कार थी। जल्द ही पोर्श प्रदीप कुमार के पास आ गई और गेट पार करने के लिए तैयार हो गई। प्रदीप कुमार ने ध्यान से देखा तो पाया कि सह पायलट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। देवी के सह पायलट पर एक व्यक्ति बैठा था और वह एक पुरुष लग रहा था। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी प्रदीप कुमार को उस आदमी का रूप स्पष्ट दिखाई दिया। एक क्षण के लिए प्रदीप कुमार स्तब्ध रह गए और उनके हृदय में तूफान उठ गया। अरे, क्या ये कल वाला आदमी नहीं है, विला नंबर 13 का मालिक? प्रदीप कुमार का चेहरा अचानक बदल गया और वह एक पल के लिए तनावग्रस्त हो गए, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और कार में बैठे 2 लोगों को सीधे सलाम किया। जब तक लाल पोश तेजी से निकल नहीं गई, तब तक प्रदीप कुमार ने राहत की सांस नहीं ली। पोश को देखते हुए उनके दिल का झटका ज्यादा देर तक शांत नहीं हो सका। हे भगवान, वह केवल एक दिन के लिए ही यहाँ आया था और वह वास्तव में हमारे विला क्षेत्र की पहली देवी की कार पर चढ़ गया और देवी को ले गया। गुरुजी, ये गुरुजी हैं। लाल पोश कार तेजी से खान मार्केट तक पहुंची, लेकिन कार में माहौल थोड़ा शांत या थोड़ा अजीब था क्योंकि उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब वे कार से उतरने ही वाले थे, नेहा कपूर ने आखिरकार पहले बोल दिया, कल के लिए आपका आभार। आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं धन्यवाद, नहीं धन्यवाद, बस इसे दिल पर मत लो। अच्छा, आप खान मार्केट में क्या कर रहे हैं? नेहा कपूर दोबारा पूछने से खुद को नहीं रोक सकीं। मैंने एक दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाने का अपॉइंटमेंट लिया है, आदित्य वर्मा ने बहुत सीधे तौर पर कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर मन ही मन अजीब महसूस करने लगीं। दोस्तों के साथ शॉपिंग, गर्लफ्रेंड हो तो? नेहा कपूर को पूछने में शर्म आ रही थी। अप्रत्याशित रूप से आदित्य वर्मा मुस्कुराए और बोले, हाय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे रूममेट को क्या हो गया है। वो मुझे शॉपिंग पर बुलाने और डिनर पर बुलाने पर जोर दे रहा था। मुझे शर्म आ रही है कि मैं नहीं आ पाया। हा। वह एक रूममेट निकला। किसी कारण से नेहा कपूर को आदित्य वर्मा की बातों से राहत मिली। कुछ बातें करने के बाद कार का माहौल काफी शांत हो गया और दोनों एक दूसरे से और अधिक परिचित हो गए। जल्द ही हम खान मार्केट पहुंचे। खान मार्केट मुंबई की सबसे समृद्ध व्यावसायिक सड़क है और यह विलासिता की वस्तुओं का एक संग्रह स्थल भी है। यहाँ आप हर जगह खूबसूरत महिलाएं देख सकते हैं। यहाँ स्थानीय उद्योगपति हर जगह मौजूद हैं। यहाँ अनगिनत लग्जरी कारें दिखाई देती हैं। अनगिनत इंटरनेट हस्तियाँ यहाँ प्रसारण शुरू करती हैं। संक्षेप में कहें तो यहाँ हर जगह खुशहाली का माहौल है। यहाँ की मिट्टी धन की खुशबू से भरी हुई है।
आदित्य वर्मा कार से उतरे और उन्होंने अपने 2 रूममेट्स रोहित मेहता और करण सिंह को एक ऐतिहासिक इमारत के नीचे देखा। हाओ जी, इस तरफ। भाई ताओ, आज आप खरीदारी क्यों करना चाहते हैं? 3 बड़े आदमी, लेकिन एक भी लड़की नहीं। आदित्य वर्मा ने शिकायत की। मैं रोहित मेहता हूँ। उनकी देवी का आज जन्मदिन है और वो उनके लिए जन्मदिन की पार्टी रखना चाहते हैं। हाओ जी, क्या तुम्हें लगता है कि ये आदमी सचमुच हमें दावत देना चाहता है? करण सिंह कुछ कहे बिना न रह सके। आदित्य वर्मा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।